हेलो एवरीवन। मैं हूं अरूप दत्ता और आप देख रहे हैं दत्तास एकेडमी ऑफ ह्यूमैनिटीज़। आज हम क्लास 11 जियोग्राफी का एक बेहद इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हम रहते हैं उसके नीचे क्या है? क्या सिर्फ मिट्टी है या चट्टानें हैं, लावा है, गर्मी है, धातुएं हैं या कुछ और है? चलिए इस चैप्टर को एक एक करके पूरी तरह से समझते हैं आसान भाषा में, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप करे इसके ऊपर। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, हाउ डू वी नो अबाउट द आर्ट्स इंटीरियर। इसका मतलब होता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर की जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने कुछ डायरेक्ट सोर्स इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में बात किया, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर सीधा जाकर देखना हमारे लिए तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो साइंटिस्ट ने कई तरीके ये निकाल लिया है जिससे हम लोग कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहले जो कुछ सोर्सेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सोर्सेस। तो डायरेक्ट सोर्सेस के माध्यम से भी हम लोग अर्थ के अंदर क्या है, इंटीरियर में क्या है, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि एक प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं। ड्रिलिंग मतलब गहरे गड्ढे खोदना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो साइंटिस्ट ने गहराई तक खुदाई करके चट्टानों और मिट्टी के नमूने निकाले हैं, उनके जो सैंपल्स होते हैं उनको निकाले हैं। तो अब तक की सबसे जो गहरी खुदाई हुई है वो है कोला बोरहोल, जो रशिया में की गई है। लगभग वो 12.2 किलोमीटर गहरी है। फिर हम और एक सोर्स के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्ट सोर्स में आता है। पहले जैसे हमने ड्रिलिंग की बात किया कि हमने एकदम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। दूसरा होता है जो वॉल्केनो होता है, यानी कि जो ज्वालामुखी जिसके बारे में हम बात करते हैं। जब वॉल्केनो फटते हैं तब धरती के अंदर से जो लावा गैस और जो चट्टानें पत्थर वगैरह बाहर निकलती है, उनका स्टडी करके साइंटिस्ट धरती के अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में उन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत कुछ जानकारी उससे भी हमें मिलता है। फिर हम बात करेंगे कि ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब क्या है ये ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स? समुद्र के नीचे खुदाई करके धरती की पूरी पुरानी जो चट्टानें होती है ना उसका कहीं ना कहीं पर स्टडी किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। इससे हमें क्रस्ट जो होता है, हमारा अपर लेयर जो होता है अर्थ का, तो उसकी स्ट्रक्चर, उसकी एज के बारे में, कितना पुराना है, ये सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलता है। ये सभी तरीके केवल क्रस्ट यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत तक ही जानकारी देते हैं। इससे गहराई में जो है जो स्थित हिस्सों के बारे में हमें सीधे तौर पर जानना संभव नहीं है, कि इतना नीचे हम लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे और अभी तक पहुंच नहीं पाए एक्चुअली। तो ये था, हमने बात किया जैसे कि ये सब डायरेक्ट सोर्सेस में आते हैं, ड्रिलिंग, वोल्केनो, फिर ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। ये सब कुछ डायरेक्ट सोर्सेस है जिसके वजह से हम लोग अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस के बारे में। इनडायरेक्ट सोर्सेस में क्या क्या चीज़ें आती है वो आप पहले समझ लो। इनडायरेक्ट जो सोर्सेस है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिस्मिक वेव्स के बारे में। जब भूकंप आता है तो धरती के अंदर कई सारे वेव्स फैलती रहती है। इन वेव्स का एनालिसिस करके साइंटिस्ट ये समझते हैं कि धरती के अंदर कौन कौन सा हिस्सा कैसा है। फिर हम बात करेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर की। जैसे जैसे हम धरती के अंदर की ओर बढ़ते रहेंगे तो जो तापमान होता है या टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो दोनों बढ़ने लग जाते हैं। एवरेज हर 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ये एक तरह का एवरेज हिसाब है। फिर हम बात करेंगे मीटियोर्स के बारे में। मीटियोर्स यानी कि जिसको हम लोग उल्कापिंड भी बोलते हैं, जो अंतरिक्ष में आपको मिलेगा। तो मीटियोर्स जो पत्थर या लोहे के टुकड़े अंतरिक्ष से या जो पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें हम लोग मीटियोर्स कहते हैं। उनकी बनावट और स्ट्रक्चर का स्टडी करने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि अर्थ बनी कैसे होगी एक्चुअली। फिर हम बात करेंगे कि और एक ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड एक है, ये टॉपिक के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो धरती के अलग अलग हिस्से में ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड में फ़र्क पाया जाता है। ग्रेविटी आप समझते हो, जो धरती सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो ग्रेविटी और जो चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, उसमें फ़र्क पाया जाता है। अलग अलग जगह में अलग अलग हैं। ये इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सा हिस्सा किस तरह का है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि अर्थक्वेक के बारे में, यानी कि भूकंप के बारे में।
जब पृथ्वी की प्लेट्स, सबको पता है जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जब पृथ्वी की प्लेट्स आपस में टकराती है या खिसक जाती है, तो धरती के अंदर बहुत अधिक एनर्जी जमा हो जाती है। जब ये एनर्जी बाहर निकलती है तो वाइब्रेशन पैदा होती है। उससे ही हम लोग कहीं ना कहीं भूकंप कहते हैं या अर्थक्वेक कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि फोकस के बारे में। फोकस क्या होता है? फोकस एक्चुअली वो पॉइंट या वो बिंदु होता है धरती के अंदर जहाँ पर भूकंप की एनर्जी सबसे पहले रिलीज होती है। अब हम बात करेंगे कि एपिसेंटर की। एपिसेंटर धरती की सरफेस पर ठीक उसी पॉइंट के ऊपर होता है, फोकस पॉइंट के ऊपर होता है, लेकिन वो धरती के सरफेस पर होता है। यहीं पर एक्चुअली अर्थक्वेक के जो झटके होते हैं, जो वो सबसे ज़्यादा महसूस होते हैं। अब हम बात करेंगे कि सिस्मिक वेव्स के बारे में। जब भूकंप आता है तो एनर्जी तीन तरह के वेव्स के रूप में फैलती है। पहला तो होता है हमारा, जिसको हम लोग प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स बोलते हैं। ये सबसे तेज़ होती है और सबसे पहले पहुंचती है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में चल सकती है, बहुत पावरफुल होती है। ये ज़मीन को आगे पीछे हिलाती है, जैसे कि स्प्रिंग स्प्रिंग करता है उसी तरह से। अब मान लो सेकेंडरी वेव्स हम किसको बोलते हैं? ये पी वेव्स से थोड़ी सी धीमी होती है और वो खाली सॉलिड में ही चल सकती है। ये ज़मीन के ऊपर नीचे या दाएं बाएं हिलती है और ये आउटर कोर में नहीं जाती क्योंकि लिक्विड होता है। अब उसको वो लिक्विड में नहीं जा पाता क्योंकि आउटर कोर, आपको समझते हो, धरती का सबसे नीचे वाला जो कोर होता है उसमें दो आता है, एक इनर कोर, आउटर कोर। तो आउटर कोर में ये वेव्स नहीं चल सकता क्योंकि वहाँ पे लिक्विड होता है। तो इससे समझ में आता है कि एस वेव्स जो होता है वो लिक्विड में भी नहीं चल सकता, वो खाली सॉलिड में चल सकता है। फिर आप बात करेंगे कि सरफेस वेव्स। तो ये जो वेव्स होता है ये धरती की सतह यानी पर जो सरफेस होता है उस पर चलती है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान करती है क्योंकि सरफेस के ऊपर ही हमारा सिविलाइजेशन है, हमारी आबादी वहीं पे बसती है। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान करती है और ये कंपेरेटिवली धीमी होती है, लेकिन इसमें नुकसान ज़्यादा होता है। अब सरफेस वेव्स जो होता है उसका भी अपना दो टाइप्स है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग वेव्स। लॉन्ग वेव्स मतलब वो लैंड के दाएं बाएं हिलती है, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों में हिलेगी। फिर एक है रैली वेव्स, जो ऊपर नीचे और गोल तरह से घुमाव में हिलती है, वो एक उस तरह का वो एक मोशन बनाती है। फिर हम बात करेंगे कि शेडो जोन के बारे में। शेडो जोन क्या होता है? देखो, शेडो जोन एक्चुअली अर्थक्वेक के समय धरती के कुछ हिस्सों तक जो अर्थक्वेक वेव्स वो नहीं पहुंच पाता। इन हिस्सों को हम लोग शेडो जोन्स कहते हैं। एस वेव्स आउटर कोर में नहीं जा सकता, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, इसीलिए ये कुछ हिस्सों में नहीं पाई जाती। पी वेव्स की जो डायरेक्शन कोर में जाकर बदल जाती है, इसलिए वो भी सीधे नहीं पहुंच पाती। इन शेडो जोन्स के स्टडी से साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला है कि जो अर्थ का कोर दो भागों में बटा हुआ है, एक होता है इनर कोर और एक होता है आउटर कोर। फिर अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। आपने भूकंप कई बार आपने महसूस किया है, तो उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, वो आप समझ लो आज। पहले जो टाइप है उसको हम लोग टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोलते हैं, जो प्लेट्स की हलचल से होता है। सबसे नॉर्मल अर्थक्वेक होता है जो धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होता है जो हिलता है, क्योंकि अर्थ रोटेट करता है तो इसकी वजह से एक प्लेट दूसरे के साथ टक्कर मार देता है, तो एक तरह का टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होता है। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। फिर एक होता है कि वॉल्केनिक अर्थक्वेक। ये कहीं ना कहीं पर वॉल्केनो फटने से या ज्वालामुखी फटने से ये होता है। ये अर्थक्वेक आसपास के इलाकों में कहीं ना कहीं पर अर्थक्वेक आ जाता है। फिर हम बात करेंगे कि कोलैप्स अर्थक्वेक के बारे में। ये जो माइंस होते हैं या गुफाओं के गिरने से हो सकता है, जो केव्स होते हैं उसको भी फटने से या जो माइनिंग होता है उसके वजह से ये चीज़ हो सकता है। फिर हम बात करेंगे कि एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, जो कभी कभी न्यूक्लियर टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होता है या फिर कोई केमिकल धमाके हो सकते हैं, उसके कारण भी ये एक्सप्लोजन, कुछ चीज़ एक्सप्लोड होने से, फटने से जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, जिसको विस्फोटक भूकंप भी बोलते हैं हम लोग। फिर हम बात करेंगे कि रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, या फिर जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं या फिर वाटर बॉडीज़ है उसके नीचे दबाव बढ़ने की वजह से कभी कभी
उसमें भी वो आ सकता है, भूकंप का महसूस हो सकता है आपको। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्वेयर। रिजर्वेयर आप पता है ना, बड़ा जो पानी का टंकी होता है या कहीं पे पानी जमा रहता है, उस जगह में अगर बांध आता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर जमा होने की वजह से वो डैम फट सकता है, या इसके वजह से आसपास के इलाकों में भूकंप का झटके महसूस हो सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वेयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि भूकंप आने पर कई तरह की नुकसान हो सकते हैं हमें। जैसे कि हम ये कॉमन चीज़ें हैं जिसके, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भूकंप आने पर कई तरह की जो घर होती है, इमारत होती है, वो गिर जाता है, जान मान का नुकसान हो सकता है। ब्रिज हो गया, या करंट का जो लाइन होता है वो टूट सकता है। हाँ, आग लग सकता है, बाढ़ आ सकता है। बाढ़ जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो सुनामी का रूप ले सकता है। फिर जो हिल सेक्शंस होते हैं, पहाड़ों में कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हो सकता है। तो इसके इनसे बचाव के लिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इमारतों का बनना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो घर बनता है वो कहीं ना कहीं पे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होना चाहिए, कि वो अर्थक्वेक को सहन कर पाए, इस तरह का होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसा कैसा है। ये आप ऑलरेडी जानते हो, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ज़रूर पढ़ा होगा, तो फिर भी हम लोग उसको थोड़ा सा ब्रश अप कर देते हैं। तो आर्ट आर्ट को तीन मेन लेयर्स में बांटा गया है, आपको पता है, तीन हिस्सों में बांटा गया है। सबसे ऊपर जो आता है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ये सबसे ऊपर की लेयर होती है। उसमें भी देखो दो टाइप होता है। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, थोड़ा सा वो मोटी होती है, लगभग 30 से 70 किलोमीटर तक आप जो होगा वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर आता है। फिर हम बात करेंगे कि ओशनिक क्रस्ट, जो महासागरीय क्रस्ट होता है, वो थोड़ा सा पतली होती है, लगभग 5 से 10 किलोमीटर आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्रस्ट के बारे में हमने बात किया। अब हम बात करेंगे कि मेंटल के बारे में। अब मेंटल क्या होता है, ये क्रस्ट के नीचे होता है और लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है। इसमें एस्थेनोस्फेयर नाम की एक परत होती है, जो चिपचिपी और थोड़ा सा गर्म जैसा होती है। टेक्टोनिक प्लेट्स पर ये तैरती रहती है ये। तो अब होता क्या है कि ये तो था आपका मेंटल के बारे में हमने बात किया। फिर हम बात करेंगे कि कोर के बारे में, एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। कोर सबसे जो अंदरूनी हिस्सा होता है पृथ्वी का, सबसे अंदर में जो हिस्सा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो उसको हम लोग बोलते हैं कोर। अब कोर में हम जैसे कि ऑलरेडी बता चुके हैं, कोर में दो उसके टाइप्स होते हैं, एक होता है आउटर कोर, एक होता है इनर कोर। तो आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड वाला होता है, जिसमें आयरन और निकल पाया जाता है। और फिर इनर कोर की अगर हम बात करें, ये काफ़ी सॉलिड होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम बात करेंगे कि वॉल्केनोस के टाइप्स के बारे में, जो ज्वालामुखी जो है वो कैसे बनते हैं। और तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो कैसे बनते हैं, फिर वॉल्केनोस के टाइप्स के बारे में भी हम समझेंगे। जब अर्थ के अंदर मौजूद जो गर्म मैग्मा होता है धरती की सतह तक पहुंचता है, एकदम अंदर तक पहुंचता है, जो ऊपर तक आ जाता है और बाहर निकल जाता है, तो इससे इसी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं पे हम लोग वॉल्केनिक एरप्शन कहते हैं। अब वॉल्केनो के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि एक होता है शील्ड वॉल्केनो। ये थोड़ा चौड़े आकार का होता है, काफ़ी चौड़ा होता है वो, और चौड़े आकार का होता है, पतला होता है और कम चिपचिपा लावा निकलता है। इससे जो लावा निकलता है ना, वो थोड़ा सा पतला होता है और कम चिपचिपा होता है, बहुत कम उससे एक्सप्लोजन होता है। फिर हम बात करेंगे कि कॉम्पोजिट वॉल्केनो के बारे में। कॉम्पोजिट वॉल्केनो मतलब ये कहीं ना कहीं पे लेयर्स वाला वॉल्केनो है। बहुत ज़्यादा डेप्थ होगा, माने गाढ़ा होता है लावा जब निकलता है, और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो सकता है। फिर हम बात करेंगे कि कॉल्डेरा के बारे में। कॉल्डेरा क्या होता है कि वो एक ये बहुत बड़ा विस्फोट करा हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर सकता है। क्रेटर, कहीं ना कहीं क्रेटर समझते हो ना, जहाँ से वो उसका जो मुंह होता है, जहाँ से वो निकलता है एक्चुअली वॉल्केनो, तो क्रेटर कहीं ना कहीं पे धंस जाता है और बड़ा गड्ढा बन सकता है इससे। फिर फ्लड बेसल्ट प्रोविंस के बारे में हम बात करेंगे। इसमें लावा जो होता है बहुत दूर दूर तक फैलता है, आपने देखा होगा। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है डेक्कन ट्रैप्स इंडिया में, तो वो भी कहीं ना कहीं ये फ्लड बेसल्ट प्रोविंस में आता है, क्योंकि ये लावा वोल्केनिक एरप्शन से जो लावा निकला था, उसी वो धीरे धीरे सॉलिड होकर फिर ये डेक्कन ट्रैप बना है। तो ये इंडिया का एग्जाम्पल आपने देखा। फिर हम बात करेंगे कि मिड ओशन रेंज रिच वॉल्केनो जो होता है उसके बारे में।
तो वो कहीं ना कहीं पर समुद्र के नीचे बनने वाला वॉल्केनो है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में वो बनती है। अब हम बात करेंगे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में, थोड़ा सा आप समझ लो। जब मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता और धरती के अंदर ही जमा हो जाता है तो वो चट्टानों की शेप बना लेता है। इन्हें हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहते हैं। इनके कुछ टाइप्स है, जैसे कि बैथोलिथ्स। बैथोलिथ्स क्या होता है, ये बहुत गर्म होते हैं और गहराई में स्थित ग्रेनाइटिक चट्टानों चट्टानों से वो बनता है, चट्टाने हैं वो सब एक्चुअली। ये पूरी जो माउंटेन रेंजेस होता है, जैसे मैंने बनावट उनका होता है माउंटेन रेंजेस जैसा वो सब दिखता है नीचे, लेकिन मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत बड़े होते हैं और बहुत डीप होते हैं वो, और वो सब एक्चुअली ग्रेनाइटिक है। मतलब ये सब ग्रेनाइट पत्थरों का है ये। फिर हम बात करेंगे कि लेखोलिथ्स। वो एक्चुअली डोम शेप का होता है। लेखो डोम मतलब समझते हो ना, आधा अंडा जैसे शेप होता है उस तरह का। अंडा का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, आधा अंडा को अगर काटोगे तो वो कहीं ना कहीं पे डोम जैसी आकृति पर होता है और ऊपर की चट्टानों को उठाकर बनती है वो। फिर हम बात करेंगे कि सील्स की। सील्स क्या होता है, वो हॉराइजेंटल चट्टानों की परत होता है कहीं ना कहीं पर। वो वर्टिकल नहीं होता है, हॉराइजेंटल होता है, और जो पहले से मौजूद लेयर्स के बीच में जम जाती है। फिर हम बात करेंगे कि डाइक्स के बारे में। ये वर्टिकल होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये वर्टिकल चट्टानों के क्रैक्स को भरकर बनती है। जो वर्टिकल बड़े बड़े जो लंबे लंबे चट्टान होते हैं ना, पत्थर होते हैं, उनको उनमें जो क्रैक्स आते हैं उसको भरकर वो सब चीज़ बनती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्स। ठीक है, ये डाइक्स एक तरह का, ये भी एक तरह का वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स है, ये वॉल्केनो की वजह से बनता है। फिर हम बात करेंगे फेकोलिथ्स के बारे में। ये थोड़ा सा मुड़ी हुई होती है, या उसका जो तय होती है उसकी हुई चट्टानों के साथ साथ बनती है, मतलब मुड़ी हुई चट्टानों के साथ साथ वो बन जाती है। और इसकी जो स्ट्रक्चर से जुड़ा उसी के स्ट्रक्चर से जुड़ा जो एरियाज होता है उसी में वो सब चीज़ें पाया जाता है। ये सब था। तो आज हमने जाना कि हमारी जो अर्थ है उसके इंटीरियर में क्या क्या पाया जाता है और हम ये सब कैसे जान पाते हैं। तो सिस्मिक वेव से लेकर वॉल्केनोस तक सब कुछ साइंस की मदद से जाना जा सकता है। और ये ज्योग्राफी की सुंदरता है, जो चीज़ें आंखों से नहीं दिखती उन्हें हम समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं हूँ अरूप दत्ता, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। थैंक यू।